वेलकम माय डियर फ्रेंड्स इन सेशन 4। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर होमवर्क, जिसमें मैंने क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि Q1 एंड Q2 दो चार्ज है और उसके बीच का हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बियन फोर्स फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट डाला हुआ था कि यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम है जिनकी विथ R1 एंड R2 है, यानी जो आपको ज्योमेट्रिक डिस्टेंस दिखाई दे रहा है बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब जो परमिटिविटी आपको दिया गया है वो क्या है, ε1 फॉर मीडियम 1 एंड ε2 फॉर मीडियम 2। अब आपको ये फोर्स फाइंड करना है। अगर दोनों के बीच, ये जो दोनों चार्ज है उनके बीच Q1 एंड Q2 अगर डिस्टेंस R है और दोनों के बीच का मीडियम कि जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो हम फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, 1/4πε Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। यानी कि एक ही अगर मीडियम एग्जिस्ट करता है दोनों के बीच में, तो सिंपल हम उस मीडियम की परमिटिविटी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन एक से अधिक अगर मीडियम आपको दिए गए हो तो आपको क्या सोचना है, तो इसके लिए भी मैंने कंसेप्ट पढ़वाया था। कौन सा पढ़ाया था वो, कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R0 इन वैक्यूम। यानी कि वैक्यूम में अगर R0 डिस्टेंस पे दो चार्ज वहाँ पे हमने रखे हुए हैं, इफ़ वी वांट सेम फोर्स, याद रखिएगा कंसेप्ट क्या है, अगर इफ़ वी वांट सेम फोर्स बिटवीन देम in medium having dielectric constant capital K, then distance between them is reduced to R0 by K। यानी कि डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, वो भी मैंने आपको समझाया है, क्योंकि जो अगर डिस्टेंस सेम रखेंगे तो फोर्स 1/K टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें यही फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया हुआ था उसको ही हमें अप्लाई करना है। किस तरह से वो सोच लो। हमें फोर्स चेंज नहीं करना है, ये दोनों के बीच में जो फोर्स है वो हमें चेंज नहीं करना है, सेम फोर्स के लिए ही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे अलग अलग मीडियम है, तो चलो एक ही मीडियम बना देते हैं, इन दोनों को हम स्पेस में ले जाते हैं। अब आपको ये तो मालूम ही है कि जो मीडियम का डिस्टेंस है, सपोज R, स्पेस का डिस्टेंस R0, सेम फोर्स की कंडीशन क्या है, R इज इक्वल टू R0 बाई √K। यानी कि स्पेस का डिस्टेंस √K टाइम्स ज़्यादा होगा, किसे, मीडियम के डिस्टेंस से। चलो सोचिए, R1 मीडियम का डिस्टेंस है, R2 मीडियम का डिस्टेंस है। फॉर सेम फोर्स हमें ये दोनों चार्ज को अगर स्पेस में रखना है तो आपको क्या मिलेगा, R1 के अकॉर्डिंग स्पेस का डिस्टेंस √K1 टाइम्स हो जाएगा, R2 का अकॉर्डिंग स्पेस का डिस्टेंस जो होगा वो √K2 टाइम्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन दिस केस फॉर फाइंडिंग सेम फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 इन गिवन मीडियम्स और मीडिया R01 और R01 एंड R02 इन स्पेस रिस्पेक्टिवली। तो आप देख सकते हो कि जो स्पेस का डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस R1, √K1 R1 एंड R02 इज इक्वल टू √K2 R2। यानी कि अब ये दोनों चार्ज फॉर सेम फोर्स, फिर से बोल रहा हूँ, फॉर सेम फोर्स कहाँ पे वो आ गए, स्पेस में या फिर वैक्यूम में। अब इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या होगा, R01 प्लस R02। बस अब आप डायरेक्टली कूलम्ब्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्या होगा फार्मूला हमारा, तो रिक्वायर्ड फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R01 प्लस R02 होल स्क्वायर। Simply substitute the values of R01 and R02, we will get required force। तो यही प्रॉब्लम जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे ना, तभी यही कंसेप्ट को हमें याद रखना है।
आपको समझ में आया ही होगा। तो इसे आप जी जान से याद रखिए। डियर फ्रेंड्स, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हमें डिराइव करना है। अब इससे पहले हम वेक्टर्स का थोड़ा सा रिवीजन जो हमें न्यूमेरिकल्स में चाहिए और जो कूलम लॉ को आसानी से हमें अगर समझना हो तो इतना वेक्टर्स का नॉलेज आपको आना ही चाहिए। तो वेक्टर्स हम जानते हैं कि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड if more than one forces are acting on the object, then if we have to find its resultant force, then we have to do vector sum of all the forces applied to that body. तो हमें भी यहाँ पे अगर वेक्टर सम करना है तो मैंने इलस्ट्रेशन में क्या दिया हुआ है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू फाइंड वेक्टर सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स। हमारे पास दो तरह के मेथड्स है। फर्स्ट वन इज़ ट्रायंगल रूल। हम ज्योमेट्रिकल मेथड के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल रूल के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। और सेकंड वन इज़ पैरेललोग्राम रूल। तो पैरेललोग्राम रूल या जो लो आप बोलते हो उसमें क्या होता है कि दोनों वेक्टर्स को विद देयर टेल्स हमें ड्रॉ करना होता है विद देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस। इसे हम को इनिशियल वेक्टर्स भी बोलेंगे क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही है। सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है और वेक्टर आर वो हमारा जो डायगोनल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर आर इज इक्वल टू मोड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ हमने डिराइव किया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमें कुछ याद रखना है। हमें अगर क्विकली MCQ सॉल्व करने हैं या फिर एग्जाम्पल में हमें क्विकली ये डेटा अप्लाई करना है तो आपको ये याद रखिए कि मोड ऑफ वेक्टर ए और मोड ऑफ वेक्टर बी अगर ये दोनों सेम होते हैं देन जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड 2a cos थीटा बाई 2 रहेगा। इसका मैंने सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, आपको ये इक्वेशन लर्न करना है 2a cos थीटा बाई 2। नाउ इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर पैरेलल वेक्टर्स यानी कि सेम डायरेक्शन में होते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा। देन r इज इक्वल टू 2a फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 यानी कि अगर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो इस बार क्या रहेगा तो आपको मालूम ही है कि इसका भी मैग्नीट्यूड है इसका भी मैग्नीट्यूड है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम जो हाइपोटेन्यूज मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा √2a विच इज़ अ रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ आवर टू वेक्टर्स फॉर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये सबसे बढ़िया है। अगर थीटा इज इक्वल टू 120 रहेगा बिटवीन टू वेक्टर्स तो क्या मिलेगा जो रिजल्टेंट होगा ना ये दोनों में से कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। हमें ऑलरेडी हमने ये लिया हुआ कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है सेम ही है तो रिजल्टेंट मिलेगा आपको ए और बी। और फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन सो उनका रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको 0। तो ये पक्का याद कर लो। दूसरा आपको यूनिट वेक्टर के बारे में भी जानना है तो मैंने जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। समझिए पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 उनके पोजीशन वेक्टर r1 एंड वेक्टर r2 है। पोजीशन वेक्टर आपको मालूम ही है। अब अगर आप 1 से 2 फिर से बोल रहा हूँ 1 से 2 की डायरेक्शन में आप एक वेक्टर ड्रॉ करते हो 1 से 2 की डायरेक्शन में आप एक वेक्टर ड्रॉ करते हो तो आपको क्या मिलेगा। अगर आपने ये वेक्टर ड्रॉ किया
तो उनको हम बोलेंगे R21 वेक्टर। क्या बोलेंगे? R21 वेक्टर। अब कोई भी वेक्टर आप चाहे ले लो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल आपको, या फिर दूसरे मेथड। कोई भी वेक्टर क्या होता है? हेड माइनस टेल। फिर से बोल रहा हूँ, पोजीशन ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल। तो R21 की पोजीशन, उसका हेड कहाँ पे है? 2 पे, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या मिला आपको? R2। और उसका टेल कहाँ पे है? 1 पे है, तो उनका पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर R1। तो आप आसानी से ये लिख सकते हो कि द वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2 डिनोटेड बाय R21 एंड वेक्टर R21 इज इक्वल टू हेड माइनस टेल वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। नाउ यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करने को आता ही होगा कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर। अगर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करते हो तो हमें क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R21 कैप इज इक्वल टू वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय मोड वेक्टर R21। और आप ऐसा भी लिख सकते हो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 डिवाइडेड बाय मोड वेक्टर R2 माइनस R1। तो डियर फ्रेंड्स, हम अब कूलम्ब्स लॉ पे जाते हैं इन वेक्टर फॉर्म। तो आपको यहाँ पे फिगर देखिए, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा? Q1 एंड Q2, ये दोनों आपके पास दोनों चार्जेस आपको दिए हुए हैं। हम इसे स्पेस में या वैक्यूम में अभी एज्यूम करेंगे। अब Q1 का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपको वेक्टर R1 दिया हुआ है और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 दिया हुआ है। वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2 which is denoted by vector R21 is equal to vector R2 minus vector R1, जो अभी हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने Q1 एंड Q2 ये दोनों को मैंने लाइक चार्जेस एज्यूम करे हैं कि ये दोनों लाइक चार्जेस है, यानी कि दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, तो दे रिपेल ईच अदर। यानी कि Q1 का जो फोर्स है Q2 पे वो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इसे हम ऐसे डिनोट करेंगे, Q1 क्या बोलेगा Q2 को? भाई तू जा। तो जाने की डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम दैट चार्ज Q1। तो वेक्टर F21 इज इक्वल टू, हमें उसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर F21 की डायरेक्शन का हमें क्या चाहिए? सपोज आपको पता ही है कि मैंने ऐसा कुछ बोला कि वेक्टर F का मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन और वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तब कैसे डिनोट करोगे इसे? आप कैसे लिखोगे इन वेक्टर फॉर्म? आप कैसे लिखोगे? तो सिंपल है, 50 न्यूटन को आप मल्टीप्लाई करोगे, ये उसका मैग्नीट्यूड हुआ। अब हमें क्या चाहिए? फिर से 50 न्यूटन क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। अब हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। तो यूनिट डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? ये वेक्टर जिस डायरेक्शन में होता है ना, उसी डायरेक्शन का हम यूनिट वेक्टर ले देते हैं, बिकॉज यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट है और उसका कोई यूनिट नहीं है। यूनिट वेक्टर यूनिट लेस है। सिर्फ और सिर्फ वो क्या दिखाता है? वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। और आपको मालूम ही है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कन्वेंशनली हमने क्या एज्यूम करा है? आई कैप। तो आप क्या लिख सकोगे? 50 आई कैप न्यूटन। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे भी सोचते हैं तो वेक्टर F21 की डायरेक्शन में कौन सा वाला वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है? तो वेक्टर R21। देन सिंपल, इफ़ यू फाइंड R21 कैप, तो R21 कैप की डायरेक्शन और वेक्टर F21 की डायरेक्शन सेम ही होगी। तो वेक्टर F21 का जो आपने मैग्नीट्यूड निकाला उसे सिंपली आप किसे मल्टीप्लाई कर लो? R21 कैप से। तो ये हो गया हमारा वेक्टर F21। तो चलिए इसे ही हम समझते हैं। पहले तो मैंने अभी बोला आपको कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 विच इज़ डिनोटेड बाय
वेक्टर F12, याद रखिएगा Q1 पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q2, तो हम वेक्टर F12 से डिनोट करेंगे, एंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 which is denoted by vector F21, force on 2 due to 1, force on 2 due to 1, ऐसा आप याद रखिए। अब Q1 को मैंने 1 से, Q2 को अगर 2 से डिनोट किया है तो वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2, Q1 को हम 1 से डिनोट करते हैं, Q2 को हम अगर 2 से डिनोट करते हैं, तो जो वेक्टर जा रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 to 2 इज डिनोटेड बाय वेक्टर R21. So vector R21 is equal to vector R2 minus vector R1. Similarly, vector leading from 2 to 1, which is denoted by vector R12. So vector R12 is equal to vector R1 minus R2. इसका हेड कहाँ पे रहेगा, ऐसा भी आप बोल सकते हो कि भाई R12 का हेड कहाँ पे है, 1 पे, और टेल 2 पे, तो हेड माइनस टेल. To denote direction from 1 to 2, we must define the unit vector along the direction of वेक्टर R21. 1 to 2 का वेक्टर कौन सा है, फिर से आप देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. 1 to 2 का डिफाइंड वेक्टर कौन सा है, R21. तो उसका मुझे अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या करूँगा, वेक्टर R21 को इसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर लूँगा. तो यहाँ पे आप देख लो, R21 cap is equal to vector R21 divided by mode of vector R21. So vector R2 minus vector R1 divided by R21. And from 2 to 1, तो 2 to 1 के लिए क्या आपको मिलेगा, R12 cap is equal to vector R12 divided by mode of vector R12. So vector R1 minus vector R2 divided by R12. तो यहाँ पे R21 cap is equal to minus R12 cap. चलिए कंप्लीट हो गया आपका. अब इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हम जानेंगे. ये आपको पता चल गया होगा कि R21 कैप एंड R12 कैप दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज डिफाइंड इन वेक्टर फॉर्म एज, हम कैसे उसे डिफाइन करेंगे, तो वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर. यहाँ पे R21 क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन Q1 and Q2, and it is also magnitude of vector R21. यानी कि जो पोजीशन, यानी कि ये जो पोजीशन वेक्टर का जो हमने सब्सट्रैक्शन करा है ना, उसका जो वेक्टर मिलेगा वो लेंथ हमने देगा, क्या लेगा, लेंथ. और वो लेंथ क्या सजेस्ट करेगा, Q1 एंड Q2 के बीच का डिस्टेंस. चलिए, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया. और डायरेक्शन के लिए हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो आपको मालूम ही है कि वेक्टर F21 की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन डिफाइन करेगा, R21 कैप. तो ये हमने वेक्टर F21 को इन वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेस किया हुआ है. चलिए, तो इसके रिमार्केबल पॉइंट्स के बारे में जानते हैं कि जो इक्वेशन 1 है वो हमें क्या रिमार्क करता है. तो इक्वेशन 1 इज़ वैलिड फॉर एनी साइंस ऑफ Q1 एंड Q2. कोई भी साइन आप ले सकते हो. सपोज Q1 एंड Q2 आर ऑफ द सेम साइन, जैसा मैंने अभी लिया है, दोनों लाइक चार्जेस लिए हुए, तो वेक्टर F21 इज अलॉन्ग R21 कैप, बिकॉज वो रिपल्सिव फोर्स होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा. लेकिन Q1 एंड Q2 आर ऑफ अपोजिट साइन, यानी कि अगर Q1 पॉजिटिव एंड Q2 नेगेटिव रहता है, एट दैट टाइम वेक्टर F21 इज अलॉन्ग माइनस R21 कैप. आप फिगर में भी देख सकते हो कैसे. तो यहाँ पे Q1 को आप ले लो पॉजिटिव चार्ज और Q2 को ले लो नेगेटिव चार्ज, देन क्या होगा, एट्रैक्शन होगा. तो एट्रैक्टिव फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस आपको मिलेगा. Q1 बुला रहा है Q2 को, चल आजा आजा, तो वेक्टर F21 की डायरेक्शन Q1 की ओर होगी. अब वेक्टर F21 जो R21 के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो आप अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 50 न्यूटन फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ
नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल माइनस लगा दोगे, -50 आई कैप ऐसा ही लिखोगे आप। वैसे ही R21 कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेक्टर F21 आप कैसे डिनोट करोगे इन अ वेक्टर फॉर्म, सिंपल R21 कैप की आगे आपको माइनस साइन लिखना पड़ेगा। वेक्टर के आगे जब भी आप माइनस साइन लिखते हो तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो आप कैसे किस कंक्लूजन पे आओगे कि भाई वेक्टर F21 इज अलोंग -R21 कैप इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स आपको दिखाई देगा। नाउ द फोर्स F12 on charge Q1 due to charge Q2 is obtained from equation 1। कैसे आप इक्वेशन 1 से आप ये फोर्स डिफाइन कर सकोगे, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, 1 को 2 से रिप्लेस करना है, यानी कि दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा 1 एंड 2 को। तो आप F12 क्या लिख सकोगे, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। तो -1/4πε0 क्योंकि R12 कैप इज इक्वल टू -R21 कैप, तो -1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। ये दोनों इक्वेशन आपको क्या दिखाई दें, क्या सजेस्ट करेंगे कि F12 एंड F21 दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। सो कूलम्स लॉ एग्रीज विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये दोनों जो फोर्सेस मिलेंगे F12 एंड F21, इसमें से आप कोई भी एक फोर्स ऑफ एक्शन लेते हो तो दूसरा क्या मिलेगा आपको, फोर्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये आसान सा लॉ है और इम्पोर्टेंट भी है फॉर बोर्ड पर्पस। आप इसे लिख के प्रिपेयर करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट कॉल मी, आई विल गिव you better solution. Dear friends, रेंज ऑफ कोलम्बियन फोर्सेस, उसके बारे में हम जानते हैं कि भाई ये फोर्स की रेंज क्या है। तो ये फॉर स्मॉलर डिस्टेंस टू फार डिस्टेंस ये अपीयर होता है, और आप इसे प्रिसाइजली आप विथ हाई एक्यूरेसी आप इसे लगा सकते हो। तो फ्रॉम न्यूक्लियर डायमेंशंस, यानी कि अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हो तो फ्रॉम न्यूक्लियर डायमेंशंस, यानी कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई होती है तो वो क्या मिलेगी आपको, 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड। तो वहाँ पे भी ये फोर्स अपीयर होता है टू द मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंसेस एज लार्ज एज 10⁻18 मीटर। तो इन डिस्टेंस पे आप विथ हाई एक्यूरेसी आप कूलम्स का लॉ आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो मस्ट बी एट रेस्ट, क्योंकि मैंने आगे भी पढ़ाया था, अगर चार्ज मूव करेगा देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस। तो यहाँ पे ये कंपल्सन है कि इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट, यानी कि यहाँ पे चार्ज रेस्ट होना नेसेसरी है। दूसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, ये भी एक बढ़िया सा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। क्यों ऐसा हमें कंसिडर करना पड़े, चलो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 2 मेटालिक स्फीयर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर्स एज्यूम करा है r। सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है, क्या होगा? ड्यू टू अट्रैक्शन जो नेगेटिव चार्ज है ना एंड जो पॉजिटिव चार्ज होंगे ना, दे अपीयर नियरर टू ईच अदर, यानी कि
अब आपको डिस्टेंस लेने में दिक्कत होगी कि भाई कौन सा सही वाला डिस्टेंस है। यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, तो इन दोनों के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस क्या होगा? तो इन दिस केस R इफेक्टिव इज लेस देन R1, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस वो सेंटर से भी कम होगा। अब आप ये भी सोच सकते हो कि यार अगर मैंने यहाँ पे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, देन क्या होगा? ड्यू टू रिपल्सन आप क्या सोच सकोगे? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा आर इफेक्टिव विच इज़ ग्रेटर देन डेट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब कि आर इफेक्टिव का डिस्टेंस उनके सेंटर से डिस्टेंस से भी ज़्यादा होगा। तो एक ये भी आपको पता चला। थर्ड वन तो काफ़ी बढ़िया है। चलिए अब मुझे ये समझाइए कि एक स्फीयर पे अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, आपको मेटालिक स्फीयर ही एज्यूम करना है, दूसरे पे कोई भी चार्ज नहीं है। ये फर्स्ट वाला स्फीयर सेकंड वाले स्फीयर को कोई कोलम्बियन फोर्स यानी कि कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे लगा पाएगा? बोलिए क्या होगा? यहाँ पे कुछ फोर्स लगेगा? आपका आंसर शायद ना होगा, लेकिन लगेगा। क्यों लगेगा? अब इंडक्शन की थियरी यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए कि ड्यू टू चार्ज्ड बॉडी सेकंड स्फीयर पे चार्ज इंड्यूस होगा। जो नियरर एंड होगा ना, उस पर ऑपोजिट चार्ज। किसका ऑपोजिट चार्ज? फर्स्ट वाले स्फीयर का ऑपोजिट चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा, और जो फार्दर एंड होगा वहाँ पे, तो फार्दर एंड पे वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब आप ये देख सकते हो कि सेकंड स्फीयर का जो नियरर एंड है कि जहाँ पे ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, उस पर सपोज कीजिए F- फोर्स या F1 फोर्स या F फोर्स आप ले लो, और जो फार्दर एंड है वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगा, जिसे मैं FR से डिनोट करता हूँ। यहाँ पे FA से फोर्स ऑफ एट्रैक्शन FA, फोर्स ऑफ रिपल्सन FR। इतना तो आपको क्लियर ही होना चाहिए कि FA इज ग्रेटर देन FR ड्यू टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम स्फीयर 1। FA ज़्यादा रहेगा, FR कम होगा, क्योंकि जो फार्दर एंड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या मिलेगा? तो नेट फोर्स ऑन 2 इज टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ 1, टूवर्ड्स 1। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भाई यहाँ पे कोई चार्ज सेकंड स्फीयर पे इनिशियली नहीं था, लेकिन वो मेटालिक स्फीयर होने की वजह से चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, और वहाँ पे क्या आपको मिला कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वहाँ पे अपीयर हुआ। तो ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऐसी दिक्कत ना हो और कूलम का लॉ आप इजीली अप्लाई कर सके, इसी वजह से दूसरी लिमिटेशन क्या होती है कि द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। थर्ड वन, द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज 10⁻⁻15 मीटर। बिकॉज, तो इसका जो रीज़न है वो आपको मैं समझाता हूँ। न्यूक्लियस में आपको पता ही है कि प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन वहाँ पे एक्सिस्ट करते हैं। अब न्यूक्लियस नामक एक घर अगर आपको बनाना है, घर का कोई भी मेंबर दूसरे मेंबर को क्या करेगा, उनका रिलेशनशिप क्या होना चाहिए कि भाई बाप का बेटे के साथ अट्रैक्शन होना चाहिए कि भाई ये मेरा बेटा है, और बेटे का बाप के साथ भी वही मान सम्मान होना चाहिए कि ना ये मेरे बाप है। अगर दोनों सुबह उठते ही एक दूसरे के साथ मारपीट करते हो तो वो घर रहेगा नहीं रहेगा। वैसे ही प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, उनके बीच अगर न्यूक्लियस नाम का घर आपको बनाना है तो दोनों के बीच क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन होना चाहिए। ओ अट्रैक्शन कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे दूसरा एक फोर्स जिसकी रेंज काफ़ी कम है,
वो काफ़ी कम डिस्टेंस पे ही अपीयर होता है, उसका नाम होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या फिर न्यूक्लियर फोर्स भी आप बोल सकते हो, विच इज़ ग्रेटर देन डेट ऑफ कोलम्बियन फोर्स। यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन एंड प्रोटॉन रिपेल नहीं करेंगे, वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसे हम Fn से डिनोट करते हैं। तो Fn इज ग्रेटर देन क्या मिलेगा आपको? Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ज़्यादा होगा। तो मैंने क्या लिखा हुआ है? द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज, बिकॉज फॉर डिस्टेंसेज लेस देन 10⁻⁻15 मीटर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट्स ओवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो डोमिनेट करेगा किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो ये उनकी कूलम्स लॉ की लिमिटेशन है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सिमिलैरिटी यानी कि कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो दोनों के बीच की सिमिलैरिटी क्या है? तो फर्स्ट, बोथ फोर्सेस ऑबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों में जो डिस्टेंस का जो प्रोपोर्शनलिटी आपने लिखा हुआ है वो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स में भी आपने वहीं लिखा हुआ है और कोलम्बियन फोर्स में भी आपने वहीं लिखा हुआ है। सेकंड वन, बोथ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास और चार्जेस। दोनों में क्या होता है कि जो मासेस होता है उसका आप प्रोडक्ट ले लो, उसका वो लीनियर प्रोपोर्शनलिटी में होगा, और वहाँ पे कोलम्बियन फोर्स में क्या मिलेगा आपको? चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा। थर्ड वन, वो काफ़ी बेहतरीन है, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, मीन्स दे एक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। तो ये सेंट्रल फोर्स का एक वर्च्यू है, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में यही कंसेप्ट आने वाला है। समझिए, मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि सपोज आपको एक पॉजिट्रॉन दिया हुआ है और दूसरा आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, ओके। एंड ऐसे एक कंडीशन दी हुई है कि ये दोनों रोटेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर सेंटर। सेंटर के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं? रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा जो भी सिस्टम होता है ना, इसे हम बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी सिस्टम। क्या होता है इसका वर्च्यू? तो कि बाइनरी सिस्टम में दो पार्टिकल होते हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग देयर मोशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर सेंटर ऑफ मास। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है इन रोटेशनल मोशन। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज कर लीजिए आप कि दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। अब आपको फाइंड करना है कि ये दोनों अगर रिवॉल्व हो रहे हैं, रोटेशन में है, तो दोनों की स्पीड क्या हो सकती है? ये स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। चलो, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो? तो जब भी सर्कुलर मोशन आता है, एक ही कंसेप्ट लाता है कि यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। कौन सा वाला फोर्स? सेंट्रीपेटल फोर्स, विच इज एक्टिंग टूवर्ड सेंटर। ओके, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स सेंटर पे एक्ट कर रहा है? तो कि भाई पॉजिट्रॉन है, जिसे हम E+ और इलेक्ट्रॉन को E- से अब डिनोट करते हैं। पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव ही और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव ही। दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, और यही जो फोर्स होता है वो टूवर्ड्स सेंटर को जाता है। देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि भाई सेंट्रीपेटल फोर्स necessary centripetal force, their motion is provided by Coulombian force और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए, क्या फॉर्मूला मिलता है? mv² डिवाइडेड बाय r। सपोज कर लो मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ पॉजिट्रॉन m है। तो कोई एक पार्टिकल आपने चूज करा, सपोज आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचा है, तो mv² बाय r विच इज़ प्रोवाइडेड बाय, माफ कीजिएगा,
mv² डिवाइडेड बाय r/2, क्योंकि रेडियस क्या होगा यहाँ पे r/2। mv² डिवाइडेड बाय r/2 इज इक्वल टू 1/4πε0 e। जब भी मैग्नीट्यूड लिखते हो तो ये पक्का सोचो, क्या सोचो कि आपको साइन नहीं देखना है, लेकिन अगर आप कोलम्बियन फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म आप जब भी लिख रहे हो तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, तो कि आपको विथ साइन आपको ये लिखना पड़ेगा। तो E इंटू ई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है r²। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2mv², एक r कट हो जाएगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πε0 r। आपको v फाइन करना है, तो v को सब्जेक्ट बनाइए, v² को, तो v² इज इक्वल टू e²/8πε0 r इंटू m। स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो e²/4πε0 r इंटू m। तो ये जो सेंट्रल फोर्स है उसका वर्च्यू होता है कि आइदर पार्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स या फिर सेंट्रल फोर्स, सेंट्रीपेटल से बढ़िया वर्ड कौन सा है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स जब भी अपियर होता है तो पार्टिकल्स आइदर दे परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन और they revolving in the orbits which having elliptical shape, यानी कि सन के अराउंड जब भी हमारा अर्थ जो रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पे ऑर्बिट कौन सी शेप में मिलेगी, इलिप्टिकल शेप। और दूसरा, अगर हम सैटेलाइट के बारे में जानते हैं तो सैटेलाइट और उसकी ऑर्बिट नियरली इक्वल टू वो सर्कुलर होती है, यानी कि सेंट्रल फोर्स के प्रेजेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उनकी ऑर्बिट का शेप आइदर सर्कुलर हो सकता है या फिर वो इलिप्टिकल शेप हो सकता है। चलिए अब सिमिलरिटी का फोर्थ पॉइंट, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये दोनों क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। फिफ्थ वन, बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम। तो दोनों वैक्यूम में भी ऑपरेट होते हैं, यानी कि हमारा अर्थ एंड सन, ये दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स जो प्रेजेंट कर रहा है, उनके बीच का जो मीडियम है वो क्या है, फ्री स्पेस है। तो वैक्यूम में भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब डिसिमिलरिटी के बारे में सोचते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। वो आप आसानी से समझ सकते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। सही है। अगर आपने दो स्फीयर लिए, आपने वैक्यूम में दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स मेज़र किया, फिर वाटर में उनको आपने वाटर में रखे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो सेम ही रहेगा। लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैक्यूम की परमिटिविटी से ज़्यादा परमिटिविटी किसकी है, वाटर की, लगभग 80 टाइम्स वो ज़्यादा है। चलिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। क्यों? तो इसके एग्जाम्पल आप ले लो। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको मालूम ही है कि प्लास्टिक कॉम पास थ्रू हेयर कैन इजीली लिफ्ट अ पीस ऑफ पेपर अपवर्ड्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय एंटायर अर्थ। सही है कि आपने एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर लिया, यहाँ पे आपने प्लास्टिक रोड या फिर प्लास्टिक का कॉम लिया। अब प्लास्टिक का जो कॉम होता है या फिर रोड होता है, उसे आपको रब करना है विथ योर हेयर। अब ये पीस ऑफ पेपर के पास आप ले जाओ तो ये लिफ्ट करेगा अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पीस ऑफ पेपर कौन
लगा रहा है, इतना फोर्स कौन लगा रहा है? एंटायर अर्थ। तो आप समझ सकते हो कि कॉम का जो भी चार्ज है वो इट इज़ कैपेबल टू लिफ्ट दैट पीस ऑफ पेपर, यानी कि जो फोर्स एंटायर अर्थ प्रोड्यूस कर रहा है किस पे? पीस ऑफ पेपर पे, उसे सफिशेंटली बैलेंस कर वो अपवर्ड फोर्स लगाता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मच स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. Second example, when we hold a book in our hand, the electric forces between fingers and book easily overcome the gravitational force on the book due to entire earth. मैंने आपको एक लेक्चर में, आगे का लेक्चर था उसमें मैंने आपको समझाया था कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ से आता है, उसका ओरिजिन क्या है. इट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. उसका जो ओरिजिन है वो इलेक्ट्रिसिटी में ही है. तो आपने अगर आपकी बुक अपने फिंगर के बीच में पकड़ी हुई है तो उस पर दो टाइप के फोर्स लगेंगे. फर्स्ट वन ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू एंटायर अर्थ, एंड सेकंड वन फ्रिक्शनल फोर्स विच इज़ डिरेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. कौन लगाएगा? आपकी फिंगर और बुक के बीच का जो कांटेक्ट होता है वो अपवर्ड फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा. अब आप सोच सकते हो कि पूरी अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसे आप बैलेंस करते हो सिर्फ और सिर्फ आपकी फिंगर्स के थ्रू. जो फ्रिक्शनल फोर्स अपीयर हुआ उसे आप उसे बैलेंस करते हो. तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, दूसरा एग्जाम्पल है, सॉरी. थर्ड वन, अगर आप आपके फ्रेंड से एक हैंड की दूरी पे, एक हाथ की दूरी पे आप खड़े रहो. अगर ऐसा हो जाए कि आप में प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन कोई भी एक, दोनों में 1% इंक्रीज हो जाए. क्या? 1% अगर वो इंक्रीज होता है, देन आप पे भी सपोज आप में प्रोटॉन इंक्रीज हुआ 1%, आपके फ्रेंड में भी प्रोटॉन इंक्रीज हो गया 1%. आप दोनों के बीच की दूरी एक हैंड जितनी है, एक हाथ के जितने डिस्टेंस पे आप हो. अब आप दोनों पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ है, सिर्फ मैंने 1% ही इंक्रीज किया हुआ है. तो आप सोच भी नहीं सकते आप कितना फोर्स आपके दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स कितना होगा. वो उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा कि उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स पूरी अर्थ को लिफ्ट कर सकता है. यानी कि हमें पहले तो गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि गॉड आपने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी बनाई है, इसके लिए आपका शुक्रिया, आपका थैंक यू. मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूँ इसके बाद, यानी कि जो हमारा 5th सेशन होगा उसके बाद मैं एक असाइनमेंट देने वाला हूँ. उसमें एक बढ़िया सा प्रॉब्लम लिखा हुआ है, तो वो आप सॉल्व करिएगा. आपको फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का मिलेगा ना, वहाँ से आपको पता चलेगा. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गया सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ कूलम्ब फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस. अब हम जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. उससे पहले थोड़ा सा हमें देखना है कि अगर कूलम्ब फोर्स आपने अभी जो मैंने पढ़ाया तो उसके बारे में मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखने वाला हूँ. फोर्स ऑन QI चार्ज ड्यू टू चार्ज QJ. यहाँ पे I और J के टर्म में मैं लिखने वाला हूँ. तो फोर्स ऑन I, तो I फर्स्ट आएगा, ड्यू टू J सेकंड आएगा. तो वेक्टर Fij इज इक्वल टू 1/4πε0 QI QJ डिवाइडेड बाई Rij स्क्वायर. वहाँ जहाँ Rij क्या होगा? दोनों के बीच का डिस्टेंस इंटू Rij कैप. अगर आपने ये पढ़ा हुआ है, आपको याद है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो Rij स्क्वायर वेक्टर Rij डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जिसे हम Rij से डिनोट करेंगे. अब वेक्टर Rij क्या होता है? वेक्टर Ri माइनस Rj. जैसे कि आपने लिखा हुआ है R21 क्या है? R2 माइनस R1.
तो उसका मैग्नीट्यूड सिंपली विदाउट वेक्टर और सिंबल आप भी लिख सकते हो, आर आई जी भी लिख सकते हो, या फिर मोड ऑफ वेक्टर आर आई जी लिख सकते हो। तो क्या मिलेगा? मोड ऑफ वेक्टर आर आई माइनस वेक्टर आर जी। तो यहाँ पे अगर हम सोचते तो 1/4πε0 क्यू आई क्यू जे आर आई जे क्यूब वेक्टर आर आई जे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πε0 क्यू आई क्यू जे मोड ऑफ वेक्टर आर आई माइनस आर जे होल क्यूब इंटू वेक्टर आर आई माइनस वेक्टर आर जे। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। जहाँ जब भी आपको ये मिलेगा, क्या, जब भी आपको वेक्टर के प्रॉब्लम्स मिलेंगे, एट दैट टाइम ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। फिर से बोलते हैं, वेक्टर एफ आई जे मीन्स फोर्स ऑन क्यू आई ड्यू टू क्यू जे, फोर्स ऑन क्यू आई ड्यू टू क्यू जे is equal to 1/4πε0 क्यू आई क्यू जे in the bracket r i minus r j divided by mode of vector r i minus vector r j cube। सपोज मैंने वेक्टर F12 लिखा, क्या बोलोगे आप? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 मोड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 क्यूब। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 क्या लिखोगे? जिस पे लग रहा है फोर्स उसका वेक्टर पहले, माइनस जिससे लग रहा है उसका वेक्टर R2, और जो ये वेक्टर आया उसका मोड, उसका आपको क्या करना है? क्यूब करना है। तो और दूसरा, जब भी फिजिक्स में वेक्टर फॉर्म का कोई भी इक्वेशन आता है, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ वो आप नोट डाउन कीजिएगा। फिजिक्स में जब भी वेक्टर फॉर्म का कोई भी इक्वेशन आता है और अगर उसमें चार्ज का वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है तो विथ साइन आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर से क्या बोल रहा हूँ? अगर फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में है और उसमें चार्ज रखा हुआ है तो चार्ज की जो भी वैल्यू आप डालोगे वो विथ साइन वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे। क्यों? क्योंकि हम वेक्टर चेंज नहीं करने वाले। आपको पता है कि F21 अगर आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे हम R2 माइनस R1 नहीं लिखेंगे, सिंपल यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, वेक्टर वही क्या वही रखेंगे, आगे माइनस का साइन डाल देंगे। अब ये माइनस का साइन कैसे डालेंगे कि भाई जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव चार्ज है विथ इट्स नेगेटिव वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, ऑटोमेटिकली माइनस साइन आ जाएगा। तो जो वेक्टर्स की दिक्कत है उसकी दिक्कत आपको नहीं रहेगी। तो लास्ट में फिर से मैं बोलता हूँ, क्या, जब भी फिजिक्स में वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन आया, अगर उसमें चार्ज आया तो विथ साइन उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। चलिए, तो अब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में जानेंगे। ये सुपरपोजिशन क्या होता है? आपने वेव्स में पढ़ा हुआ है कि भाई एक वेव जा रहा था, दूसरा उस पर सुपरपोज हुआ, तो अब रिजल्टेंट वेव क्या होगा? तो रिजल्टेंट ऑफ एनी, अगर वेव्स हो तो वेव्स और फोर्स हो तो फोर्स, उसका जो भी थियरम होता है उसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम बोलेंगे। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमें जानना है। तो आपको पता है कि भाई कूलम्स का लॉ है वो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। लेकिन अगर फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, अगर आपको Q1 Q2 ऐसे काफ़ी सारे चार्जेस, पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं और ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस आपको एक चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करना हो तो कौन हेल्प करेगा आपको? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए यहाँ पे क्या नोट
करने की बात है वो आप नोट कीजिए कि भाई द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट फोर्सेस विथ विच टू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। लाइक ग्रेविटेशन, अगर आप अर्थ और सन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर रहे हो, आप देखते हो कि आज चांद कहाँ पे है, मून का प्रेजेंस क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, जुपिटर कहाँ पे, नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, द अर्थ एंड द सन दोनों के बीच का डिस्टेंस, देयर मास आप फाइंड करोगे और सिंपल आप एक फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा वाला, F इज इक्वल टू जी MEMS डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वहाँ पे मून या जुपिटर कोई भी हो, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच के फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। ऐसे जो भी फोर्स होते हैं ना, उसके लिए एक बेसिक टर्म होता है टू बॉडी फोर्सेस। इसे हम क्या बोलेंगे, टू बॉडी फोर्सेस। अब इसका स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसका सिंपल यही कहना है कि अगर आप पे एक के एक साथ मोर देन वन फोर्स आप पे लग रहे हो, तो नेट और रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जो भी वेक्टर सम होगा ना, जितने भी फोर्स है उसका आपको क्या निकालना है, वेक्टर सम। जो वेक्टर सम निकालोगे उसका जो रिजल्टेंट आएगा वहीं आप पे नेट फोर्स होगा। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज़ वेरीफाइड दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम। क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस taken on at a time. नाउ दूसरा कि आप ये भी जानते हो, अभी मैंने बताया कि द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। तो ये हमारा स्टेटमेंट होगा किसके लिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस दिखाया गया है। ये हमारा ओरिजिन है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन position vector of q1, q2 and q3, q1, q2 and q3 are vector r1, vector r2 and vector r3 respectively. अब मुझे q1 पे नेट फोर्स फाइंड करना है। तो q1 मैंने यहाँ पे सभी चार्जेस को लाइक चार्जेस लिए, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्सन ही हम कंसिडर कर सकते हैं। तो q1 एंड q3 आइदर दे बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव, हम सब q1, q2 और q3 को पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। तो q3 q1 को रिपेल करेगा, कौन सा फोर्स आएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 वेक्टर F13। सिमिलरली q2 रिपेल करेगा q1 को, क्या फोर्स मिलेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब F12 एंड F13 का जो रिजल्टेंट है हम पैरेललोग्राम रूल से निकालेंगे। तो F13 F12 इज इक्वल टू, या ये दोनों का जो मिलेगा रिजल्टेंट वो क्या मिलेगा, F1। तो फोर्सेस ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड Q3 डिनोटेड बाय वेक्टर F12 एंड वेक्टर F13 रिस्पेक्टिवली, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ना। वेक्टर F12, चलिए क्विकली बोलिए आप, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। सिमिलरली वेक्टर F13 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R13 स्क्वायर R13 कैप। So the total force or net force or resultant force on F1, on Q1, तो इसे आप F1 से डिनोट करते हो, तो वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13। चलिए वेक्टर F12 और वेक्टर F13 का जो हमने इक्वेशंस डिराइव किया हुआ है, इसे सब्स्टिट्यूट कीजिए। दोनों में से Q1 कॉमन होता है, देखिए आप Q1 एंड दूसरा क्या कॉमन निकलेगा, 1/4πε0। ये दोनों को आप कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या मालूम पड़ेगा
कि वेक्टर F1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई 4πε0 इन द ब्रैकेट Q2 डिवाइडेड बाई R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप Q3 डिवाइडेड बाई R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। चलिए अब जनरल फॉर्म में आते हैं कि ये तो मैंने सिर्फ 3 चार्ज का सिस्टम लिया। फॉर मैनी पार्टिकल चार्ज पार्टिकल सिस्टम के बारे में हम जनरल एक फॉर्मूला लिखने वाले हैं कि सपोज कीजिए कि इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस Q1, Q2 एंड Qn आर देयर, इफ यू वांट टू फाइंड नेट और रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस, आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ बुक का ही जो इलस्ट्रेशन है उसे ही मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन ये फिगर आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। कैसे? आपको Q1 पे नेट और रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है ड्यू टू Q2, दूसरा Q3, Q4 एंड Q5। चलिए पहले कैसे फाइंड करोगे? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, सभी मैंने लाइक चार्जेस रखे हुए हैं, तो F21, F31, यहाँ पे आपको नेसेसरीली वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर को हम 2 तरीके से डिनोट कर सकते हैं, आइदर इन बोल्ड लेटर्स और सिंपली पुट एन एरो ऑन द साइन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो हम इसे ही डिनोट करेंगे। तो बुक में क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में, वहाँ पे वेक्टर की साइन नहीं दी हुई है, तो हम यहाँ पे वेक्टर की साइन रख देंगे, हम बोल्ड लेटर में नहीं जाएंगे। तो वेक्टर F21 और वेक्टर F31, ये दोनों का जो रिजल्टेंट आपको मिला ना, सपोज फिगर में आप गौर से देखिए, ये दोनों का जो ये रिजल्टेंट मिला ना, ये वेक्टर है। देखिए ये जो वेक्टर है ना, वो F21 और F31 का रिजल्टेंट है। अब आपको इंट्रोड्यूस करना है Q4 को। ड्यू टू Q4 रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, देख सकते हो, जिसे हम F14 से डिनोट करेंगे। यहाँ पे बुक में गलती दी हुई है, इसे हम कैसे डिनोट करेंगे? ये F21 नहीं, F12, ये F13, यहाँ पे F14, यहाँ पे F15, क्योंकि फोर्स ऑन Q ड्यू टू रिमेनिंग, तो बुक में ये गलती है, उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब आप देख सकते हो कि F14 और जो रिजल्टेंट आगे का F12 एंड F13 का जो रिजल्टेंट आया था, उसे आप F14 के साथ पैरेललोग्राम मेथड से दूसरा रिजल्टेंट फाइंड कीजिए। अब ये जो रिजल्टेंट मिला ना आपको, वो किसका रिजल्टेंट है? तो Q2, Q3 एंड Q4 जो चार्जेस है, उन सभी चार्जेस का जो फोर्स अपीयर हो रहा है किस पे? Q1 पे, उनका ही रिजल्टेंट है। अब एक नया चार्ज आपको इंट्रोड्यूस करना है, कौन सा वाला? Q5, तो ये मिलेगा आपको F15। अब ये F15 और रिजल्टेंट ऑफ Q2, Q3 एंड Q4 दोनों का पैरेललोग्राम मेथड से आप रिजल्टेंट बना लीजिए, तो ये मिलेगा आपको F1, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, Q3, Q4 एंड Q5। तो ये फिगर भी आपको बनाने को है, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो गुजरात बोर्ड के लिए वो 4 मार्क में आ सकता है और NCERT के लिए 5 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है। चलिए तो जनरल फॉर्म पे जाते हैं। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस अप टू वेक्टर F1n। आपको पता ही है कि Q1/4πε0 कॉमन निकलेगा। कैसे? तो आगे हमने पढ़ा ही हुआ है कि यहाँ पे Q1/4πε0 कॉमन निकलेगा, तो क्या रहेगा? Q2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q3 डिवाइडेड बाय R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस अप टू Qn डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर R1n कैप। तो वेक्टर F1, इसे हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो इन द फॉर्म ऑफ समेशन। आपको पता ही है कि जब लाइक टर्म रिपीट हो रहे हैं सम में, तो आप क्या करोगे? तो
आप सिंबल समेशन का यहाँ पे सिंबल लोगे। यहाँ पे कौन वेरी कर रहा है, 4 तो क्यू ही है, लेकिन वेरी क्या कर रहा है 2 3 n, तो आप यहाँ पे जनरल फॉर्म में क्यू आई लिखोगे। 1 सभी में है तो यहाँ पे भी 1 लिखोगे। अगर 2 आया तो 2 डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 3 आया तो R1 3, n आया तो R1 n, तो I आया तो यहाँ पे क्या लिखोगे R1 I स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में R1 2 स्क्वायर है तो यहाँ पे R1 2 कैप है, R1 3 स्क्वायर है तो R1 3 कैप है, तो आप क्या क्या लिख सकोगे R1 I कैप। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ द वेक्टर सम इज ऑब्टेन बाय द पैरेललोग्राम लॉ, जो मैंने आपको बताया फिगर में कैसे ड्रॉ करना है और करेक्ट करना है आपको एनसीईआरटी में। बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब जो हमारा पूरा इलेक्ट्रोस्टेट, हमारा जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है ना, उसका बेस क्या है, तो जो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो बेस है वो 2 लॉ पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन कूलम्ब्स लॉ एंड सेकंड वन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो ऑल ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इज बेसिकली अ कंसिक्वेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आपको ये जो सेशन है इसका जितना भी पार्ट मैंने अभी पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसे मैं तो ये सोचता हूँ कि आप इसे लिखो, बार बार लिखो, कि जो लिखने में जो वेक्टर की एरर जो होती है ना वो नहीं होनी चाहिए। वेक्टर के बारे में फिर से आप ये लेक्चर 2 बार 3 बार आप इसका रिवीजन करो, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन हमारा आ रहा है वो बुक का सॉल्यूशन, जो हमारा जितनी भी अभी थियोरी हमने कवर करी है तो उसका जितना भी न्यूमेरिकल पार्ट बुक में दिया गया है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो सेशन 5 है उसमें मैं एक असाइनमेंट देने वाला हूँ, 15 प्रॉब्लम्स का वो असाइनमेंट होगा, जिसका सॉल्यूशन भी बाद में मैं दूंगा, लेकिन आपको वो सेल्फ स्टडी करना है, पहले आपको खुद ही ट्राई करनी है कि उसका सॉल्यूशन कैसे लाए। तो उसमें भी मैंने 2 या 3 वेक्टर का फॉर्म, वेक्टर के जो एग्जाम्पल है वो मैंने रखे हुए हैं। तो प्लीज़ 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 आप अच्छी तरीके से आप ये पढ़िए, और अगर कोई भी डाउट होता है तो मैंने मेरा नंबर डाला ही हुआ है वीडियो में, तो आप प्लीज़ आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैं आपको आसानी से वो समझा दूंगा। तो टेक केयर एंड गुड बाय।